तो कह रहे हैं कि जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन, ये डिपेंड करती है कुछ खास चीजों पर, ठीक। जैसे कि ये दोनों कहाँ चला गया हुआ? ये गायब हो गया सर, पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं मनोज तो है अभी, लग रहा है इनका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ सर, मनोज आया है। मनोज तो आ गया, तो शुरू करते हैं, ठीक है, वो अपना आते रहेगा। और कह रहे थे ये जो रेस्पिरेशन है, ये बेसिकली जो है कुछ खास स्टेप्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे एक तो हो गई तुम्हारा ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब जो ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन की टुवर्ड्स टिश्यूज होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज मतलब टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो, और टिश्यू को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो, ठीक है। दैट इज द एक्सटर्नल। इंटरनल रेस्पिरेशन, और इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन में एक चीज और आती है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज, ठीक है। ये दोनों चीजें, तो इन सारे स्टेप्स को जब हम कंबाइन करते हैं, दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग कह सकते हो, और रेस्पिरेशन, ठीक। तो जो ब्रीदिंग कहेंगे इसको, सबसे पहले इसमें जो चीज आती है ना, जो स्टेप्स जो आते हैं, देख सकते हो ये जो पिक्चर बनाया है इसमें, पहले तो इसको देख लो। जैसे ठीक है, ह्यूमन बीइंग का दिया है, क्योंकि ये पिक्चर थोड़ी हमें ठीक ठाक बोलेगी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा है, दो मसल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द डायफ्राम एंड द सेकेंड वन इज द इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स भी दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो डायफ्राम तो ठीक है, डोम शेप होता है, जो बिल्कुल नीचे होता है, नीचे इन द सेंस दैट डिवाइड्स द एब्डोमिनल एंड थोरेसिक पार्ट, ठीक है, दोनों कैविटी को अलग करता है। इंटरकोस्टल मसल जो है वो तुम्हारी रिब्स के बीचों बीच होती है। जैसा कि जानते हो रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, वैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो 11 पेयर्स होते हैं, बिकॉज दे आर लाइंग इन बिटवीन द टू रिब्स। इसके बाद देख सकते हो ये एल्वेलाई, इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक दिखाया गया है। तो इसमें बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी और वेन दोनों मतलब कैपिलरीज के फॉर्म में एंटर करती है, जहाँ की तुम्हारी एटमॉस्फेयर से गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो पहली जो स्टेप्स है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। दूसरी हो गई ब्रीदिंग, जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन टू द एल्वियोलाई, और दूसरा है वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है, ठीक, बाहर निकालता है। तो जो मेन मसल्स हो गई, दैट आर द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। उसके बाद देख सकते हो कि जो ब्रीदिंग एग्जैक्टली जो होती है, इसमें जो बेसिक चेंजेस आते हैं, दैट चेंजेस कम्स इन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो ये थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम और प्रेशर है, ये मतलब कौन एक दूसरे को रेगुलेट करता है, दैट इज द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल। होता क्या है एग्जैक्टली, वो ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे आगे समझने से पहले ऐसे कह सकते हैं कि जो दो मेजर स्टेप्स होते हैं या प्रोसेस कह सकते हैं, दैट इज द इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन मतलब जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, दैट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो स्वाभाविक सी बात है एयर प्रेशर विल डिक्रीज। कहने का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है वो हमेशा हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट की तरफ जाता है। तो इसका मतलब है कि अंदर जो है प्रेशर कम है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो बाहर एटमॉस्फेयर में जो एयर है, दैट हैव टू कम इनटू और इनवर्ट्स इन द लंग्स, ठीक है।
तो ये क्या होता है, साइमल्टेनियसली क्या करता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है और जो डायफ्राम होता है, ये थोरैक्स को एक्सपैंड करता है, ठीक है, जिसके कारण से वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है और एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो एज you can say the diaphragm plus external intercostal that will contracts, मतलब they will move downwards, ठीक है, then the lung volume will increase. अब ये जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप होता है, इसमें इस प्रोसेस को कंपाइल होने में भी कुछ इवेंट्स हैं। जो सबसे पहला है तुम्हारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो दो तरह के हैं, इंटरकोस्टल भी, एक्सटर्नल और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। तो ये दोनों का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, जो रिब्स हैं, ठीक है, दैट विल पुल, मतलब वो क्या होगा, दैट विल मैंने ऊपर की तरफ, दैट विल पुल, ठीक है, पुल अपवर्ड कह सकते हो। तो उसके अब ऊपर होने से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का साइज और इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो थोरेसिक कैविटी का जो साइज एनलार्ज होता है, उसके कारण क्या होगा, जो डायफ्राम है दैट विल और नीचे जाएगा। जब ऊपर जाएगा रिब्स और थोरेसिक कैविटी, तो डायफ्राम जो है दैट विल लाई डाउन। तो नीचे जाने से वॉल्यूम जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जब एक बार ये चीजें होती है तो क्या होगा, थोरेक्स में, थोरेक्स का साइज बढ़ा, लंग्स विल एक्सपैंड, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे लंग्स एक्सपैंड करेगा तो एयर प्रेशर अंदर का रिड्यूस करेगा और उसको मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर से एयर विल मूव टुवर्ड्स द लंग्स। तो ये इंस्पिरेशन है। अब जब हम एक्सपिरेशन की बात करते हैं, तो एक्सपिरेशन में थोरेसिक कैविटी जो है दैट विल रिड्यूस, जो साइज होगा थोरेसिक कैविटी का दैट विल रिड्यूस। तो रिड्यूस होने से क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज। तो जब प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब कि अंदर जो है लंग्स में हवा ज्यादा हो गई, ठीक है, और प्रेशर ज्यादा हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है वो बाहर की ओर जाना चाहेगा। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में जो इंटरकोस्टल इंटरनल मसल्स, ठीक है, दैट विल कॉन्ट्रैक्ट, जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है दैट विल रिलैक्स। तो रिलैक्स होने से क्या होगा, और ये तो रिलैक्स हो गया एक्सटर्नल वाला, और इंटरनल वाला जो मसल्स है दैट विल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, जो रिब्स की तरफ है, ठीक है, जो मसल्स रिब्स पे अटैच है दैट विल, वो उसको पुल करेगा इनवर्ड, अंदर की ओर, मतलब साइज जो है थोरेसिक कैविटी का उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस, द प्रेशर ऑफ द एयर विल इंक्रीज, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। छोटा बर्तन है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन बड़ा बर्तन है और हवा उतना ही है, तो दोनों में अगर कंडीशन में हवा कम है तो फिर जहाँ बड़ा बर्तन है वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज होती है एक्सपिरेशन में। तो यहाँ क्या होगा, जो ये चीजें जब मतलब थोरेसिक कैविटी जो इनवर्ड अपवर्ड जाएगी, सॉरी अंदर की ओर जाएगी, तो जो डायफ्राम है दैट विल आल्सो मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रेशर और क्रिएट होगा, हाँ। तो माने वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और एयर का प्रेशर और बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे मतलब इंक्रीज करेगा प्रेशर, देन द एयर विल फोर्स्ड टू मूव आउटसाइड। अब इसमें दो चीज होती है, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई, ठीक है। और इंटरनल रेस्पिरेशन हो गई मतलब ब्लड से टिश्यूज में चली गई। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होती है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन एल्वियोलाई एंड द ब्लड, ठीक है, जो कि कैपिलरीज में तुम्हारी होती है, एल्वियोलर कैपिलरीज। तो ये जो डिफ्यूजन होगी ये होगी किसके किसके बीच, इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये डिपेंड करेगा ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। जिसकी प्रेशर ज्यादा होगी वो दूसरी तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो गैस एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो इसमें जो एल्वियोलस है उसके सरफेस पे, मतलब एल्वियोलस विद द कैपिलरी, वहां जाके ये सेपरेट होता है। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों गैस, दे विल एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन, जो कि
मूवमेंट का, गैस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में मतलब एक तरह से क्या रेगुलेट उसको करेगा, ठीक है, एंड दैट विल गो टुवर्ड्स द हायर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो जो एग्जैक्टली जो वेनस ब्लड होती है, वो वेनस ब्लड क्या करेगा, जो एल्वियोलर कैपिलरीज में दैट विल कंटेन्स हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, जो CO2 है दैट विल मूव आउटसाइड टू द alveolus, or you can say lungs, and at the same time the oxygen which is present in the atmosphere will come inward to the alveolus और वो ब्लड में मिल जाए, ठीक है। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन वापस आया alveolus में, ठीक है, फ्रेश जो आया, that have to move towards the tissues। तो वो क्या होगा, तीन तरह से वो जाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली और बेसिक होती है दैट इज द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, मतलब जो ऑक्सीजन तुम्हारी आई ब्लड में वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई, देन इट विल फॉर्म एज, और यू कैन इट विल नेम एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो मोस्टली जो 98 या 99% जो होता है ऐसे ही एयर टिश्यूज में जाती है। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन हो गई ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का। इसमें क्या होगा, जो क्योंकि समझ सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल मतलब स्टेबल होने के लिए हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा और फिर तुरंत टिश्यूज में चला जाएगा। दूसरा है जो सॉल्यूशन होती है, जो प्लाज्मा वाटर में, प्लाज्मा के जो वाटर जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसके थ्रू भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होके ब्लड जो है ब्लड से टिश्यूज की तरफ जाती है, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम होता है क्योंकि उस प्लाज्मा वाटर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तीसरी होती है, अच्छा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन होती है दैट इज अनस्टेबल, ठीक है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज अनस्टेबल एंड इट विल अंडर सर्टेन कंडीशन, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज है, क्योंकि फैक्टर्स जो इंक्रीज या डिसोसिएट करते हैं ऑक्सीजन लेवल्स को, पीएच भी वहाँ मायने रखती है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है वो भी मायने रखता है। तो इसके कारण जो प्लाज्मा वाटर है वो दैट इज नॉट सो मच कैपेबल टू मूव द ऑक्सीजन टुवर्ड्स द टिश्यूज। इंटरनल रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन टिश्यूज, ठीक है। तो इसमें इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल को सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो टिश्यू में जो ऑक्सीजन कैरी मतलब जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में जो ऑक्सीजन तुम्हारी कैरी कर रही है ब्लड में, ठीक है, वो टिश्यूज में जाती है। तो जैसे वहां पहुंचती है तो क्या होता है, उसमें इसका प्रेशर उस समय ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश होती है। दूसरा, टिश्यूज में सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, अमाउंट में या वॉल्यूम में कह सकते हो। तो वहां पर जो परमेबल मेम्ब्रेन जो है वहां पर परमेबल दोनों एक दूसरे को चाहता है, वो इधर आना और दूसरा उधर जाना, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, डिसोसिएशन होगा और जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो फ्री ऑक्सीजन होगा वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडाइज करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इट विल ऑक्सीडाइज और इट विल मूव टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है या कुछ एनर्जी भी, ठीक है, दैट विल लिबरेटेड, वो बाहर आ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो एनर्जी होगी दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द टिश्यू, ठीक है, वो अपने वाइटल एक्टिविटीज के लिए जो टिश्यू का सेल्स का जो रोल है उसको यूज करने के लिए वो उसमें एनर्जी को ले लेगा, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको टिश्यूज में छोड़ देगा, दैट विल बी अगेन exchanged in the exchange at the atmospheric and sorry alveolar and ये क्या बोलते हैं कैपिलरीज में, ठीक है, उसके थ्रू वो एटमोसफेयर में वापस चला जाए। अब बेसिकली इसमें ये चीजें हो गई रेस्पिरेशन से रिगार्डिंग स्पेशली ऑक्सीजन का। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, ठीक है, टिश्यूज तक आ गई, अब लंग्स तक जाती है, तो ये कैसे जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट इज वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है।
और ये एक्सक्रीट करता है लंग के थ्रू, ठीक है, बाई 3 मैकेनिज्म। पहला है कार्बोनिक एसिड, मतलब ऑलमोस्ट कह लो 5 से 7% जो CO2 लिबरेट होता है फ्रॉम लंग्स, दैट इज ड्यू टू द कार्बोनिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, जो CO2 होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और वहाँ कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर हो गया दैट विल, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बन गया। तो वहां से वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाके छोड़ दिया कैपिलरीज पे, वहां से एल्वेलस से वो एक्सचेंज हो गया, ठीक है। दूसरा होता है बाइकार्बोनेट आयंस, जो कि मोस्टली 70% होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो बाइकार्बोनेट में क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी वाटर के साथ बनेगा, ठीक है। ये जो कार्बोनिक एसिड है जो ब्लड प्लाज्मा में, वो क्या करेगा, वहां से आयोनाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। कुछ तो डायरेक्ट चले जाते हैं, कुछ आयोनाइजेशन के थ्रू बाइकार्बोनेट्स बन जाते हैं, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो ये जब H+ और बाइकार्बोनेट्स बनते हैं तो ये एंजाइम हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस जो होगा दैट वो कंबाइंड विथ आइदर सोडियम और विथ पोटेशियम। तो सोडियम के साथ बन जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम के साथ बना तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और इसकी जो मतलब पकड़ होती है वो काफी बढ़िया होती है, ठीक है, अच्छी होती है। तो दैट विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द लंग, और वहां से ये दैट विल बी एक्सचेंज फ्रॉम द फ्रेश ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, ठीक है। तीसरी होती है कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन, वो ऑलमोस्ट 20 से 25% की होती है। इसमें क्या होता है, जो CO2 होता है दैट विल कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब CO2 विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन जो है ये क्या होगा, फिर फर्दर इट विल मूव विद द वेनस ब्लड एंड कैपिलरीज में जाकर फिर एटमॉस्फेयर से अपने आप को एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की बात करें। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में क्या हो सकता है, मतलब बेसिकली जो ये प्रोसेस है इंटरनल रेस्पिरेशन की, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, या फिर हमारे जो इसमें स्टेप्स हो रहे हैं फॉलो, वो किसी कारण से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वी हैव टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन फ्रॉम द आर्टिफिशियल मेथड। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो मतलब होने का, कहने का मतलब क्या है कि जो डायफ्राम, ये मसल्स जो हो सकता है ये प्रॉपरली वर्क ना कर रहे हैं, जिसके कारण कि जो वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का बढ़ना चाहिए या फिर प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, वो नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जनरली होता क्या है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। उस कंडीशन में व्हाट विल बी डू, हम लोग क्या करेंगे, जो थोरेसिक कैविटी की जो प्रेशर है, ठीक है, उसको ज्यादा बढ़ाएंगे। तो वो बढ़ाने के लिए फिर क्या करते हैं, क्योंकि कैविटी तो ये साइज बड़ी है लेकिन एयर का वॉल्यूम कम हो गया, इस कारण से वो बाहर नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो हम लोग आर्टिफिशियली क्या करते हैं, एयर का मूवमेंट कराते हैं, वो थ्रू किसी मशीन से भी हो सकती है या फिर मैनुअल भी हो सकती है। तो जब एक्स्ट्रा एयर हम प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो तुम्हारे इंटरकोस्टल मसल्स है और जो डायफ्राम है वो अचानक से मतलब प्रेशर में आते हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फिर एयर का ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, फिर साइज जो है ऑलमोस्ट वही रहेगी लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगी, एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ेगा देन मतलब वो कोशिश करेगा फिर वहां से बाहर जाने, तो वैसे वो बाहर जाएगी और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक्स प्लेस। देंगे हम माउथ से, ठीक है, दैट विल बी एक्सचेंज थ्रू द एल्वेलस एंड द कैपिलरीज, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होगा, जो भी फ्रेश ऑक्सीजन है दैट विल, मतलब वो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, पार्शियल प्रेशर के कारण फिर से क्लियर होता है।
So this is the very basic thing.